Next question. The sequence of process related with respiration is sequence of सबसे पहले glycolysis, then Krebs cycle, and then electron transport system. Second option. मैम बट आपने बताया था ये सब साइमल्टेनियसली चलती है। सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ना, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, देन एसिटाइल कोएंजाइम रन करती है क्रैब साइकिल के अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक हो जाती है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही चलेगा, पायरुवेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है, पायरुवेट ही नहीं बनेगा तो ब्रेक डाउन किसका होगा, है ना। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस चलती है, उसके बाद क्रैब साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल के अंदर जो NAD और FAD बना है उन्हीं से, तो देखो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम पर भी जो NAD निकलता है और क्रैब साइकिल के टाइम पर भी जो NAD और FAD निकलता है, उन दोनों का कन्वर्जन करती है ATP में, ठीक है, उन दोनों का कन्वर्जन करती है ATP में। तो जब एसिटाइल जो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता रहता है, वहां से जो NAD निकलती है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाती है और क्रैब साइकिल में जो NAD निकलता है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाता है। तो सीक्वेंस तो इनका यही होता है, क्योंकि क्रैब साइकिल को रन करवाने के लिए सबसे पहले हमें पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए और एसिटाइल कोएंजाइम हमें कहाँ से मिलेगा, पायरुवेट के ब्रेकडाउन से मिलेगा, समझे? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये वाला क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग, ट्रैकिया। ये क्वेश्चन नहीं करना है, ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन गलत है, इससे नीचे वाला करो। द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नॉन एज, ये वाइटल कैपेसिटी, ये जो है कैपेसिटी, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो बताओ मुझे। वाइटल कैपेसिटी नहीं, वाइटल नहीं बोलते, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, मेरे से भी गलत करवा रहे, टाइडल वॉल्यूम। The volume of air breathe in and out during normal respiration, देखो जब हम breathe in करते हैं तो हम around 500 ml ऑक्सीजन को breathe in करते हैं, ठीक है, breathe out करते हैं तो around 500 ml CO2 को breathe out करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है? इट इज 500 ml। नॉर्मल रेस्पिरेशन करते टाइम जितनी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपायरेशन करते टाइम जितनी CO2 हम लोग बाहर रिलीज करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml। समझ गए? टाइडल वॉल्यूम ये मैं तुम्हें बताऊंगी लास्ट लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी आज। Which scientist discovered tricarboxylic acid cycle? क्रैब। मैंने नाम लिखवाया था ना, क्रैब साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। During lack of oxygen in tissues of our body, the pyruvate is converted into lactic acid in lactic acid साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन हो जाता है। बाकी लोग का आंसर का मैं क्या करूं फिर, ये बताओ मुझे। 25 बच्चों में से 4 से 5 बच्चे आंसर करते हैं, बाकी चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ाई सबने की है ना, लेक्चर सबने अटेंड किया, तो आंसर भी सबका आना चाहिए। ये हो गया। The phenomena of normal breathing in human being comprises The phenomena of normal breathing in human being comprises
एक्टिव इंस्पायरेटरी एंड पैसिव एक्सपायरेटरी फेज। जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, जो एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर होगा 1। हम यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब? क्या क्या उस बोल रहे हैं? मोशन से रिलेशन है क्या, एक्टिव मोशन और पैसिव मोशन, मूवमेंट? नहीं बताऊंगी अभी। जो एक्टिव होता है वहां पर थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और जो पैसिव होता है उसके अंदर किसी भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। ये होता है एक्टिव और पैसिव। ये बोल सकता है क्या? एक्टिव में एटीपी रिक्वायर्ड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी एनर्जी की प्रेजेंस में होता है। और जो पैसिव होता है उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप ही हो जाता है। मतलब उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी भी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन, क्रैब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। स्लाइड खोल लेते हैं हम जरा। जो नोट्स थे आज मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि इनको अगर मैं लिखवाती तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता उसमें। ठीक है, तो आज हम सिर्फ चीजें समझ लेंगे, नोट्स तुम्हारे लिए है। समझ में आ रहे हैं? नोट्स दिख रहे हैं? विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। हमें आप सेंड कर देंगी? क्या बोल रहे हो? मैम ये आप सेंड कर देंगी? हाँ ये मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आती है कि अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई पे होता है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाइज पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके लंग्स में, जिन्हें हमने क्या कहा था? एल्वियोलाई बोला था। और इनका नंबर कितना होता है? अराउंड 300 मिलियन इन ए सेल, इन ए सिंगल लंग सेल। ठीक है, एल्वियोलाई। और यहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। हम ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो एल्वियोलाइज होती हैं, दीज आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से ये क्या होती है? सराउंडेड होती है, कंप्लीटली सराउंडेड होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर ब्लड वेसल की जो ये लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वेसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, अगर ये थिक होगी, ब्लड वेसल्स की भी और एल्वियोलाई की भी, अगर ये थिक होगी, मोटी सी होगी बहुत, तो डिफ्यूजन होने में डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी। डिफ्यूजन होने में डिफिकल्टी होगी ना, क्योंकि डिफ्यूजन अगर कोई मेम्ब्रेन बहुत थिन है, थिन मेम्ब्रेन है कोई, तो उसके थ्रू गैसेस का जो ट्रांसमिशन है इधर से इधर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू थिक मेम्ब्रेन। ये क्या? थिन, और ये क्या है? थिक। ये कोई थिक सी मेम्ब्रेन है, अगर इसके थ्रू ट्रांसमिशन होगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा एज कंपेयर टू थिन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं कि जिस साइड पर गैसियस एक्सचेंज होता है उनकी मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इजिली हो जाए। अब हमें पहली बात हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज होते हैं।
यहाँ पर डिफ्यूजन ही तो हो रहा है गैसेस का, यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन ही हो रहा है ना। डिफ्यूजन की वजह से ही ये ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, ऑक्सीजन उधर जा पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इधर आ पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उधर जा पा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं वो थिन होनी चाहिए। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेसेस कौन कौन सी है, एक तो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है और दूसरी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही रेस्पिरेशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो यही दोनों रेस्पिरेटरी सरफेस होंगी। तो ये यही बोल रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए और मॉइस्ट होनी चाहिए। लार्ज क्यों होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बड़ी सरफेस होगी उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा उसके थ्रू, है ना। जितनी ज्यादा बड़ी सरफेस होगी उसके थ्रू उतना ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली डिफ्यूजन होगा। समझ में आई पहली लाइन? ये यही बोल रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन लार्ज एंड मॉइस्ट। सेकंड चीज, परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस। अब भाई हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हाँ मैम मॉइस्ट से क्या होगा? मॉइस्ट से क्या होगा, मॉइस्ट से ये होगा जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए मॉइस्ट होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है, परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है, तो इनके लिए परमिएबिलिटी शो होनी चाहिए वहां पर। मस्ट हैव रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में, तो वहां पर ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन कंडीशंस होती हैं फॉर द एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज आती है ब्रीथिंग। ब्रीथ करने के बाद ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी है। अब जो ऑक्सीजन हमने ली है उस ऑक्सीजन का टिश्यू साइड पे पहुंचना भी जरूरी है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी होना चाहिए। और थर्ड स्टेप आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो कैसे, इसको हम यहाँ एक डायग्राम यहाँ से समझेंगे। देखो सेलुलर, ये तीनों स्टेप्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, सबसे पहले ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, देन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लास्ट स्टेप है, ये आपके लंग्स हो गए। ठीक है, हमने ब्रीद इन किया नॉस्ट्रल्स के थ्रू, यहां से ऑक्सीजन पहुंची लंग्स में पहुंची। अब इसके पास में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है बहुत सारी। यहाँ नॉस्ट्रल्स के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारी, और यहाँ पे क्या है, कोई टिश्यू प्रेजेंट है। इस टिश्यू के पास क्या जाना है, टिश्यू या फिर सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो टिश्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई टिश्यू प्रेजेंट है और टिश्यू के पास में ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो कैसे पहुंचेगी ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास में, यहाँ से हमने ऑक्सीजन ब्रीद इन की, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंची, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लंग्स से ये गई, ये ब्लड वेसल्स है, दीज आर ब्लड वेसल्स। ठीक है, लंग्स के बाद जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड वेसल्स के बाद ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू साइट तक पहुंच जाती है। ठीक है, किसकी हेल्प से पहुंची, ब्लड की हेल्प से पहुंची। अब यहाँ पर टिश्यू साइड पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके ब्लड वेसल्स की हेल्प से कहाँ पहुंच जाती है, लंग्स तक पहुंच जाती है। तो ये जो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है ये किस किस के बीच में हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है लंग्स
and blood vessels. यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब इस ब्लड के अंदर दोनों तरह की गैसेस हैं, आपकी ऑक्सीजन भी है यहाँ पर और आपकी CO2 भी है, ठीक है। तो इस तरफ का जो ब्लड होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों होगा ऑक्सीजनेटेड? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। और इस तरफ का जो ब्लड होगा ये होगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये वाला हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ये टिश्यू है आपका, टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है तुम मुझे बताओगे? टिश्यू के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो टिश्यू साइट पे या फिर सेल साइट पे क्या होता है? जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है सेल साइट पर तो क्या होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो अब जब यहाँ पे तुम ऑब्लिक करके सेल भी लिख लो, जब ऑक्सीजन टिश्यू साइट पे या सेल साइट पे पहुंच चुकी है तो यहाँ सेल के अंदर क्या होगा? फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या क्या हुआ है? सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंची, फिर लंग्स में पहुंचने के बाद एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज हुआ है, वहां से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में चली गई, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है ब्लड की हेल्प से टिश्यू तक पहुंच जाती है, टिश्यू में पहुंचने के बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, then oxidative decarboxylation and the last one is Krebs cycle। और जितना भी इन तीनों में NAD FAD निकलता है it get transfer it क्या बोलती मैं, हाँ, ट्रांसफर इनटू ATP। कहाँ पर? ETS के अंदर, और हमें 38 ATPs मिल जाती हैं और यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। ये चीजें समझ गई आप लोगों को कि क्या क्या हुआ? ये एकदम शॉर्ट था कि रेस्पिरेशन में एक्चुअल में होता क्या क्या है। यस। ठीक है, अब देखो स्लाइड पे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम 3 चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रीदिंग के अंदर 2 चीजें आएंगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन होता कैसे है, तो प्रोसेस जो होती है, और एक्सपायरेशन में भी जो प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, और कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर जाती है। तो हम सबसे पहले इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन देखते हैं। आओ देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इट इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और इन दोनों को ही हम लोग, इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोल देते हैं, इनहेल करना है ना, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोल देते हैं। तो देखो ये हमारा रिब केज है, ये स्टर्नम है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दिस इज स्टर्नम। ये आपकी क्या होती है? रिब्स होती हैं। थोड़ा सा इमेजिन करना, और रिब्स के जस्ट पीछे क्या होता है? रिब्स
वेंट्रली तो स्टर्नम से अटैच होती हैं, और डोर्सली किससे अटैच होती है? डोर्सली अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, है ना, ऐसे अटैच है। और यहाँ पर आपका डॉम शेप्ड डायाफ्राम प्रेजेंट है, ऐसे। दिस इज द डॉम शेप्ड डायाफ्राम। अब होगा क्या यहाँ पे एक्चुअल में, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक्सपायर करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया और इंस्पायर करके हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो क्या क्या चीजें होंगी जब ऑक्सीजन अंदर आने वाला होगा उससे पहले? जो ये डॉम शेप्ड डायाफ्राम है, ये नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। जो स्टर्नम है ये बाहर की तरफ पुश किया जाएगा, और जो रिब्स हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुश की जाएंगी। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी तुम खुद से ऑब्जर्व करना कैसे हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा बाहर की, स्टर्नम थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ मूव किया। रिब्स थोड़ा और ऊपर हो जाएंगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो जाएंगी रिब्स तुम्हारी। एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। और जो डॉम शेप्ड डायफ्राम था वो नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। जब वो नीचे की तरफ पुश होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अभी ये डॉम शेप्ड है, भाई कोई चीज ऐसे है, इसको हम यहाँ से धक्का मारेंगे तो ये सीधी हो जाएगी ना, समझ रहे हो? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो Yes. जो इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या होता है उसके अंदर समझना। ये आपका स्टर्नम है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज स्टर्नम, एंड दीज आर रिब्स। ठीक है, ये क्या रिब्स है, दीज आर रिब्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे ऑक्सीजन अंदर आने वाली होती है उससे पहले क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो आपका स्टर्नम है ये आउटसाइड मूव करता है, बाहर की तरफ मूव करेगा। जो रिब्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो डॉम शेप्ड डायफ्राम है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इससे क्या होगा, इनके मूवमेंट से थोरेसिक कैविटी जो है जहां पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है वहां की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। और जैसे ही स्पेस बनेगा ऑक्सीजन के लिए स्पेस आ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा आ पाएगी। तो क्या होगा, जैसे ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ये बाहर की तरफ आ गया, रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए। और जो डॉम शेप्ड डायफ्राम है, देखो ये ऐसे है डॉम शेप, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर इसको हम ऊपर से धक्का मारेंगे तो ये सीधा नहीं हो जाएगा, यस Yes, मैम। ma'am. हो जाएगा ना। तो जो डॉम शेप्ड डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और स्पेस मिल गया ना यहाँ पर। तो यही होता है इंस्पायरेशन में, डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं। यहाँ रिब्स के बीच में मसल्स होती है जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरह की होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर डायफ्राम में और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है। समझ में आई आप लोगों को बात? ये पूरा प्रोसेस इंस्पायरेशन में होता है। Excuse me, ma'am. मैम वापस बताऊं? बोलो। No, ma'am. मैम पूछ रही कि मैम ये जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो रिब्स के ऊपर भी रहती है, सिर्फ रिब्स के बीच में रहती है? रिब्स के अंदर, रिब्स के बीच में, जैसे ये रिब्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे से कुछ होता है, ठीक है। मैम मैम स्टर्नम कैसे मूव करता है? स्टर्नम मूव नहीं करता बेटा, बून है ना? स्टर्नम लिफ्ट करता है, लिफ्ट कर जाता है, लिफ्ट। तुम फील करो, तुम अभी ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, अपने थोरेसिक कैविटी पे, अपनी यहाँ पर चेस्ट पे हाथ रखो और तुम फील करो। तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी जो चेस्ट कैविटी है पहले अपवर्ड आती है देन डाउनवर्ड चली जाती है, अपवर्ड आती है देन डाउनवर्ड चली जाती है। तो यही हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? जैसे हम ब्रीद इन करेंगे तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड मूव करेगी। देखना तुम अभी सब लोग अपनी चेस्ट कैविटी पे हाथ रखो यहाँ पर, और ब्रीद इन का प्रोसेस जो है इसको एक बार फील करो। तुम्हें फील होगा जैसे ही तुम सांस लेते हो,
जो तुम्हारी चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब थोड़ी बाहर की तरफ निकल के आएगी, और जैसे एक्सेल करोगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। करके देखो, इनहेल एक्सेल करो। समझ गए मैम, अंडरस्टूड मैम। रामदेव बाबा अनुलोम विलोम बताते ना, तेज से ब्रीदिंग करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। एक बार करके देखो, तुम्हें अभी के अभी समझ में आ जाएगा। यस मैम। जैसे ब्रीदिंग करोगे, ठीक है, तेज से सांस लोगे, तुम्हारी जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही एक्सेल करोगे वापस से नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएगी। तो ये बाहर की तरफ मूव क्यों करती है? क्योंकि तुम्हारा स्टर्नम थोड़ा सा आउटसाइड मूव करता है, और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और इससे क्या होता है, इसका जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ये वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किस किस के अंदर हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम के अंदर और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इंस्पायरेशन में क्या है, 2 सेकंड का प्रोसेस होता है ये। एक्सेल जो एक्सपायरेशन होता है वो 3 सेकंड का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ऑफ एयर, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसके बाद क्या होगा, डायफ्राम बिकम फ्लैट। मैंने अभी बताया था कि डायफ्राम डाउन शेप्ड होता है, जब हम इसको ऊपर से ऐसे पुश करेंगे तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। स्टर्नम मूव्स अपवर्ड, स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेगा। रिब्स मूव्स आउटसाइड, रिब्स मूव टुवर्ड आउटसाइड। ये मैंने ना उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा लिख दिया है, इसको तुम करेक्ट करोगे। स्टर्नम मूव्स आउटसाइड, ठीक है, एंड रिब्स मूव अपवर्ड। क्योंकि रिब्स ऐसे अटैच होती है ना, रिब्स इस तरीके से होती है। अगर तुम्हें चेस्ट कैविटी में रिब्स याद आ रही हो, हमने देखा था, तो रिब्स कुछ ऐसे से होती है, इस तरीके से, यूं एकदम सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, इसीलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और स्टर्नम आउटसाइड डायरेक्शन में मूव करता है। इसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स एक्सपेंड कर पाएंगे। भाई ये सिंपल सी चीज है, हमने जैसे कोई बलून है, बलून के अंदर जितनी ज्यादा हवा भरते जाएगी उतना ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं होते चले जाएगा। हो यहीं पर या सो गए? हम यहीं पे। यस मैम। अगर हम बैलून के अंदर हवा भरेंगे तो वो एक्सपेंड होते चले जाएगा ना, तो वही तो चीज हो रही है यहाँ पर। जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी ये एक्सपेंड होते चले जाएंगे, और एक्सपेंड में क्या क्या हो रहा है, स्टर्नम बाहर जा रहा है और रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन क्या होता है, एयर इज स्टक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्ड द एल्वियोलाई। फाइनली एयर एंटर कर जाती है और एल्वियोलाई फिल हो जाती है। ये वाला पूरा प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन के अंदर। तो इन शॉर्ट हमने इसमें क्या क्या देखा है, इन इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स टेक प्लेस, ठीक है। और अगर फिर भी तुमसे ज्यादा भी पूछ ले कि भाई रिब्स, मुझे रिब्स की डायरेक्शन बताओ, स्टर्नम की डायरेक्शन बताओ, तो तुम अपनी चेस्ट कैविटी पे हाथ रखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके सीधा हो जा रहा है, और कोई जो मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स का नाम याद रखना है तो रख लो, अदरवाइज नेसेसरी भी नहीं है। मैम इससे भी इजी वे में अगर तुम्हें याद रखना हो तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि इंस्पायरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपायरेशन के टाइम पर रिलैक्सेशन होता है। अब बोलो कौन क्या बोल रहा था? मैम इंटरकोस्टल मसल्स लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स लंग्स के ऊपर नहीं, जो रिब्स होते हैं आपके, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। दीज आर रिब्स। ऐसे से होते हैं ना रिब्स।
या नहीं होते? ऐसे से होते हैं ma'am. ये, है ना? रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये जो स्पेस होता है इसमें प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है? ओके मैम। मैम लेकिन रिब केज के अंदर ही तो लंग्स होते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंटरकोस्टल मसल्स जो है लंग्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट अगर पोजीशन पूछी जाए तो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द लंग, बिटवीन द रिब्स। ये Okay. एक रिब को दूसरे रिब से ऐसे अटैच करते हुए प्रेजेंट होती हैं, ऐसे। समझ रहे हो? ओके मैम। समझाऊं मैं? तुम्हें नहीं समझ में आया तो देखो इधर देखो, मैं दिख रही हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा रिब केज हो गया, ठीक है? दिस इज, ये रिब केज हो गया पूरा। ये आपका क्या है, रिब है, ये भी दूसरा रिब्स है। इन दोनों रिब्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है ये वाला, अरे ये जो स्पेस है, ये इस स्पेस के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होती है। और इस केज के अंदर क्या है, तुम्हारे लंग्स पड़े हुए हैं, है ना? दिस इज योर रिब केज, इसके अंदर तुम्हारे लंग्स पड़े हुए हैं। ओके मैम। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि इंस्पायरेशन वाले प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस है वो पैसिव होता है, अपने आप हो जाता है। तुम कितनी देर तक सांस रोक के रख सकते हो, मुझे ये बताओ। रोक के रख सकते हो ज्यादा देर? नहीं रोक के रख सकते हो। फाइनली तुम्हें जैसे सांस तो हम फिर भी रोक के रख सकते हैं, लेकिन जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, एक्सेल करनी है, उसको हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, आज मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, मैं सांस छोड़ूंगा ही नहीं। होता है ऐसा? हो पाता है ऐसा? नहीं हो पाता। ये पैसिव प्रोसेस है, ये अपने आप होती है, इनवॉलेंटरी प्रोसेस है ये। छिटस क्या बोल रहे हो आप? 1 मिनट मतलब? हम सांस रोक पाता हूँ 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट तक सांस रोक पाते हो? ये देखो, एक्सेलेशन में क्या होता है, 3 सेकंड का प्रोसेस होता है। 3 सेकंड मतलब ये 2 सेकंड समझ में आया तुम्हें? ये 2 सेकंड क्या है? ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, वो कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड्स का टाइम लगता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड्स का टाइम लगता है। इसी को एक्सेलेशन और इसी को इनहालेशन कहा जाता है। जो एक्सेलेशन है वो क्या है? पैसिव एक्टिविटी है। अब जो एक्सपायरेशन है, इसमें क्या होगा, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, वो सारा रिलैक्स हो जाता है, वो सारी चीजें रिलैक्स हो जाती है। कैसे? देखो, अरे वो कहाँ गया जो हमने बनाया था? रब हो गया क्या? इधर देखो, ये दिस इज योर स्टर्नम। लिफ्टेड स्टर्नम है, बाहर की तरफ निकला हुआ भी, क्योंकि अभी जस्ट वो इंस्पायरेशन हुआ है। दीज आर योर रिब्स, ठीक है? दिस इज फ्लैट डायफ्राम एंड दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अभी जस्ट इंस्पायरेशन हुआ है इंस्पायरेशन। तो क्या हुआ, हो रखा है इंस्पायरेशन में, जो ये डॉम शेप्ड डायफ्राम था ये स्ट्रेट हो रखा है, स्टर्नम बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ की हुई हैं। अब जब एक्सपायरेशन होगा तो क्या होगा, ये सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। स्टर्नम पीछे आ जाएगा, जो रिब्स हैं थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी, और जो डायफ्राम है आपका वापिस से डॉम शेप्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है। जो भी चीजें इंस्पायरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उन सब के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गई है। इसी को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। और दिस इज ए पैसिव प्रोसेस एंड इट टेक 3 सेकेंड्स।
ठीक है, देखो यहाँ पर देखना, पैसिव एक्टिविटी, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम के अंदर रिलैक्सेशन हो गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन हो गया। डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम अटेन देयर एक्चुअल पोजीशन, जिस पोजीशन में वो पहले थे बिफोर इंस्पायरेशन, अभी भी वो सेम पोजीशन में आ गए हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा, इन सारी चीजों की वजह से वापस से डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, एयर व्हिच वाज फिल्ड इन लंग्स गोज आउटसाइड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये दोनों प्रोसेस सभी को समझ में आई या थोड़ा सा टफ लगा, बताओ, समझ में आई या टफ लग रहा है? फिर से समझाए, नहीं आई तो आ गई? यस मैम। ठीक, अब भाई हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर लिया, ब्रीदिंग तो कर लिया है, अब जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में पहुंच चुका है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। समझ रहे हो ना कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? लंग्स तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुका है इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन करते हुए। अब हमें ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है? अब हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है टिश्यू साइड तक। तो टिश्यू साइड तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, ये देखो, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, है ना। ये जो ऑक्सीजन है ये इंस्पायर करके, हमने पहले इंस्पायर कैसे हुआ था, उसमें डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन करके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया और फाइनली ऑक्सीजन इज रस्ड इनटू आवर लंग्स। फाइनली ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच चुकी है। अब ये ऑक्सीजन को हमें कहाँ पहुंचाना है? टिश्यू साइड पे पहुंचाना है। टिश्यू साइड पे किसकी हेल्प से जाएगी? ब्लड की हेल्प से जाएगी। तो ब्लड में ऐसे थोड़ी कि सीधा ब्लड वेसल्स में गई, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन गई और सीधा सीधा ट्रेवल कर रही है, ऐसे नहीं। ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड में जाती है। अब हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या ट्रैवल कर रहा है? ब्लड ट्रैवल कर रहा है। हमें एक बात पता है कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं आरबीसीज। यस मैम। आज मेरी थोड़ी सी ना एनर्जी डाउन है, तो मुझे आंसर करो। देखो, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच गई है। अब ऑक्सीजन क्या करेगी? ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरबीसीज प्रेजेंट है। ये आपका एक आरबीसी है, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे एक चीज को रब करो तो सब रब हो जाए। ठीक है, मान लो तुम ब्लड फिल्ड है यहाँ पे, हाँ, यहाँ क्या प्रेजेंट है? आपकी आरबीसीज प्रेजेंट है। आरबीसीज के पास क्या होता है? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। देखो, ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। अब हमें पता है हमारी आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। यस रेड मैम। कलर ऑफ Yes, ब्लड ma'am. इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर आरबीसीज। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन है जैसे, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाउंड कर लेता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? बाइंड कर लेता है और इनको बाइंड करके ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये ट्रैवल करता है इसके साथ मिलके, ट्रैवल करते 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 ये इसको यहाँ पे रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देगा टिश्यू साइड पे। तो क्या देखा हमने यहाँ पे? ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड के अंदर आते ही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके वो फाइनली टिश्यू साइड पे पहुंच जाएगी। देन टिश्यू देन देखो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है यहाँ पे? रिक्शा का काम कर रहा है, रिक्शा का काम कर रहा है। ऑक्सीजन रिक्शा में बैठी, रिक्शा ने उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। ये ऑक्सीजन का घर है, मानो ये ऑक्सीजन का घर है, ये पूरा रास्ता है, ये ब्लड वेसल वाला रास्ता है, ये मार्केट था। योर लंग्स इज मार्केट। ऑक्सीजन मार्केट से निकली, रिक्शा में बैठी, रिक्शा क्या है? हीमोग्लोबिन। रिक्शा में बैठी,
रिक्शा ने उसको घर पे छोड़ दिया। घर इज टिश्यू। समझ में आ गई कहानी? इस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बोला? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो वो क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इतना तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो यार, कि दो कंपाउंड मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हमने नाम दे दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहानी समझ में आई? यस यस मैम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है? ऑक्सीजन मार्केट से उसको घर पे जाना है तो वो रिक्शा में बैठ के जाती है, एंड रिक्शा इज हीमोग्लोबिन हियर। ठीक है, मार्केट इज लंग्स एंड घर इज उसका सेल। ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच चुकी है और अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी सेल में जाके। बस यही चीज है। अब ये तो हो गई आपकी ऑक्सीजन की बात। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो मार्केट जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मार्केट जाएगा घर से? उसको भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये उसका हो गया रिक्शा, ये हो गया ब्लड वेसल्स। टिश्यू से निकलेगा बाहर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, टिश्यू से बाहर निकलेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो ब्लड वेसल्स में ये किसके साथ बाउंड करता है? तो ये भी ऑक्सीजन के, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करेगा। इसका भी रिक्शा हीमोग्लोबिन है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अलावा भी ये किसी और चीज से बाइंड करता है। देखो, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हम इसको नाम देते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HAE हीमोग्लोबिन स्पेलिंग गलत है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देखो, जैसे कि यहाँ पे 100% कार्बन डाइऑक्साइड था, मतलब 100% में से 23% तो जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है, 23% तो जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ में। फिर जो बाकी का 70% है, 70% जाएगा बाइकार्बोनेट्स के साथ में। यहाँ ब्लड के अंदर कुछ बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है। बाइकार्बोनेट्स बच गया 3%। तो 3% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके जाता है। प्लाज्मा पता है तुम्हें क्या होता है? Yes. ब्लड का जो हमारा मेट्रिक्स। ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, पैसोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं। ये तो सारी हो गई सेल्स, है ना। इनके अलावा जो एक लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये आरबीसी हो गई आपकी, ये डब्ल्यूबीसी हो गई, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जितनी भी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर वो सेल्स हो गई। उसके अलावा जो ये लिक्विड कंटेंट बच गया ना ब्लड के अंदर, इस लिक्विड कंटेंट को, इस लिक्विड फ्लूइड को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, जो ऑक्सीजन भाई साहब, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर ब्लड वेसल में आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज हैं, अरे ये आरबीसीज हैं, ठीक है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट। और ये प्लाज्मा तो हो ही गया, बाकी का बचा हुआ प्लाज्मा तो आपको पता ही है, ये बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। बाइकार्बोनेट में क्या थोड़ी होता है, देखो, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा? इसके साथ बाइंड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 23% पार्ट तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, 70% पार्ट जो है वो बाइकार्बोनेट्स के साथ बाइंड हो गया। बाकी का बचा हुआ 3% वो यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर फ्रीली ट्रैवल कर रहा है,
फ्रीली ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करते करते ये पहुंच जाते हैं यहाँ लंग्स साइड पे, और लंग्स के अंदर यहाँ पे लंग्स साइड पर यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। समझ में आई प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड Yes. की? ऑक्सीजन क्या कर रहा था, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, देखो ऑक्सीजन का भी बना लो यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी बना लो। ये ऐसे 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 यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो जो हीमोग्लोबिन है उस पे आपका ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइंड कर गए तो कितना % ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पर, 97%। 97% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ ही चले जाता है, बाकी का बचा हुआ 3% ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चले जाता है। तो मैक्सिमम तो किसके साथ जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ में ही जा रहा है, 3% से प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है। ठीक है, ये रेशो हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का। ऑक्सीजन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है लंग से टिश्यू डायरेक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड किस डायरेक्शन में कर रहा है, टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन ब्लड? बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जब बाइकार्बोनेट्स इनके साथ मतलब रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसमें हेल्प करता है। ये आपने कहाँ से पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज? ये 11th की बुक में दे रखा है। अभी इतना मत डेप्थ में जाओ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो ये बाइंडिंग हेल्प करता है। हाँ, ये बाइंड करता है उसके साथ में। ठीक है, ये देखो अब जो मैंने बताया है तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन, वो ये रहा। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये तुम बनाना, ये तुम जो मैंने डायग्राम बनाया ना तुम बना लो, ये तुमको याद रखने में ना इजी रहेगा। 3% यहाँ पे प्लाज्मा लिख लो, 70% कार्बन डाइऑक्साइड विद बाइकार्बोनेट्स एंड 23% विद हीमोग्लोबिन। ये लिख लो एक बार। ये जो दोनों डायग्राम बनाए ना मैंने मोटे मोटे से, ये बना लो। अरे नहीं 3 नहीं बच जाता, 7 बच जाता है। 3 नहीं बचता बच्चों, 7 बचता है। कहाँ गया मेरा ब्लैक? यहाँ पे ये 7%, 7 23 में 7 जो 30 और 70, हाँ 23 और 7 और 7% डिसॉल्व विद प्लाज्मा। बना लो ये दोनों डायग्राम्स। नोट्स तो तुम्हें दिए हुए हैं, देखो नोट्स में क्या है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखें तो 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 70% बाइकार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर एंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया हुआ है 97% in the form of oxyhemoglobin, that is oxygen plus hemoglobin, and 3% dissolved in plasma. बना लिया ये? Yes, ma'am. अच्छा अब देखो एक दो चीजें और बची, उनको भी देख लो फटाफट से। रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होता है? तो जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पता है क्या होता है? यस मैम। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जो तुम्हारी नेक रीजन होता है ना, नेक पीछे वाला, मतलब सर के एकदम जहाँ पे पीछे खत्म होता है, देखो मैं दिखाऊं तुम्हें, देखना जरा मेरी तरफ फिर से। ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है,
जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। एंड ब्रीदिंग इज ए इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो कितना होता है 15 to 18 पर मिनट। एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, 15 से 18 टाइम पर मिनट, ठीक है। और हार्ट बीट कितना चलती है हमारी पर मिनट, ये तो पता है ना। हार्ट बीट और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज है। यस मैम। हार्ट बीट 70 टाइम्स। हार्ट बीट कितना चलती है 72 पर मिनट एंड ब्रीदिंग इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। अब देखो एक और चीज बच जाती है इसमें। मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारा सॉरी नींद आने लगी है। देखो जैसे हमने 100 ml ब्लड निकाला किसी का, हमने 100 ml ब्लड निकाला किसी का, ये एक टेस्ट ट्यूब में रखा है, ये 100 ml ब्लड है, ठीक है 100 ml। अब अगर हमें जानना है कि 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होगा, तो भाई हीमोग्लोबिन कितना होगा यहाँ पे 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो तुम सोच लो पूरी हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, अराउंड 5 लीटर ब्लड होता है। तो 5 लीटर के अंदर तो कितना सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये बात हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अभी अभी मैंने बताया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ में, ठीक है। तो when 1 gram of hemoglobin carry 4 molecule of oxygen, then 15 gram of hemoglobin carry how many molecules of oxygen? बताओ तुम मुझे कैलकुलेशन बताओ ये। Then 15 gram of hemoglobin carry how many molecule of oxygen? कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? जब एक 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है तो 15 कितना करेगा 15 into 4 अराउंड 60। नहीं 4 पर वो एक हीमोग्लोबिन 1 ग्राम का नहीं कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो गई। ये तो मॉलिक्यूल्स में था, ग्राम में लेना था हमें, ग्राम में। देखो ग्राम में लेना है हमें, ग्राम में। 1 हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। 1 hemoglobin bind with 1.34 ml of oxygen, then 15 gram hemoglobin bind with how many ml of oxygen? तो क्या करेंगे हम इसमें 15 into 1.34 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20.1 ऑक्सीजन। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें ये बात पता है 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 15 ग्राम ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, तो कितने को करेगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। समझ गए? एक सेकंड, अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 ml ब्लड के अंदर क्या क्या है। 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है एंड 20 ml ऑक्सीजन है। बोल सकते हैं ना ऐसा? से यस और नो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ये हमें पता है, और 20 ml ऑक्सीजन है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि ये हमें पता था कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। पूछो अब, बोलो। यहाँ पे आपने ये 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लिया या फिर 1 ग्राम? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात पूछ रहे हो? ये यहाँ पे 1 हीमोग्लोबिन, ये यस मैम, ये 1 मॉलिक्यूल है या 1 ग्राम? ये 1 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम में कैलकुलेट किया ना 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, then 15 gram hemoglobin will carry 15 into 1.3, that is 20.1 oxygen, 20.1 gram oxygen.
डन, समझ में आ गया? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं ये जो नोट शेयर करूंगी इनकी एक बार रीडिंग लगा लेना, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे से एक बार फिर से पूछ सकते हो तुम लोग। बोलो बच्चों, बोलो। समझ Yes, में नहीं आया तो भी बोलो, आया तो भी बोलो। देखो अब आपकी कुछ डिजीजेस बच जाती हैं इसमें। कौन कौन सी डिजीजेस हैं? 3 से 4 डिजीज हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म होगा। हाँ बेटा, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, 1 मिनट दे दो तुम मुझे एक्स्ट्रा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या होता है? एल्वियोलर वॉल डैमेज, जो एल्वियोलाइज की जो वॉल होती है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, तुम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे उसको, अच्छे से नहीं समझाई जाएगी वरना। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सिर्फ इसमें डिजीजेस बची हैं। हम लोग थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे और इसको पढ़ के आना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? yes ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. बाय, Thank you. Ma'am. गुड इवनिंग। आपकी तरफ से इसके बाद 5 बजे भी आपको फ्री होगा। नहीं, मेरी क्लास खत्म हो गई है। मैं आपको एक बात